लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इसी के साथ ही भारत में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 को क्रमबद्ध तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो को 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहले भाग में हम चुनाव से पहले होने वाली गतिविधियों के बारे में, दूसरे भाग में हम बात करेंगे चुनाव के दौरान होने वाली गतिविधियां, और तीसरे भाग में हम बात करेंगे चुनाव के परिणाम और सरकार बनने तक की गतिविधियों के बारे में। 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा भारतीय चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को दोपहर 3 बजे की थी। नवनियुक्त चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सिद्धू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हैं। घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लागू हो गई थी। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत कौन कौन सी बात शामिल होती हैं, आइए जरा देखें। सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म और क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठाना, चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग न करना, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ न देना, और आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भी किसी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। इनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना। में इंदिरा गांधी सरकार के समय आपातकाल लागू होने की सबसे बड़ी वजह यही मानी गई। इसी के साथ तमाम पक्ष और विपक्ष पार्टियों के चुनावी कैंपेनों की शुरुआत हो जाती है। इस बार के लोकसभा चुनावों में मोटे तौर पर 2 गठबंधन आमने, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। हालांकि कुछ निर्दलीय और अन्य पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े हो। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में 38 पार्टियां शामिल हैं। ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और इसमें विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल शामिल हैं। इन दलों में शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति, अपना दल और अन्य प्रमुख दल भी शामिल हैं। जबकि दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां शामिल हैं। ये गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के नेतृत्व में बना। इसमें विभिन्न प्रमुख विपक्षी दल जैसे तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके शामिल है। हालांकि इंडिया अलायंस की नींव नीतीश कुमार द्वारा रखी गई थी, जो कि फिलहाल एनडीए गठबंधन में शामिल है। आचार संहिता लागू होने के बाद ही लोकसभा चुनावों की तारीखें भी तय हो गई और संपूर्ण चुनाव 7 चरणों में करने का निश्चय भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया गया, जो कि 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में होगा। चुनावी कार्यक्रम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहती है, वही कांग्रेस पार्टी ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इसे न्याय पत्र नाम दिया। लेफ्ट की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 4 अप्रैल को अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। बारी आती है चुनावों की। चुनाव के सभी चरण के अंदर वोटिंग प्रतिशत औसतन 1 से 2% घटते रहे, जिसे आप स्क्रीन पर पॉज करके एक एक चरण के बारे में अच्छे से देख सकते हैं। यदि हम पूर्ण रूप से 2019 से मुकाबला करें तो ऐसे में 2019 का चुनावी प्रतिशत 67.40% था, जबकि 2024 में यह 1.61% घटकर 65.79% हो गया। अब यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा चुनाव था, जो 44 दिनों तक चला और 1951-52 के भारतीय आम चुनाव के बाद दूसरे स्थान पर था। चुनाव में 64 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया, उनमें से 31 करोड़ महिलाएं थी, जिससे ये महिला मतदाताओं की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी बन गई। अब बात करते हैं चुनाव के परिणाम की। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन इस बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत नहीं मिल पाया और वो बहुमत से 32 सीट पीछे रह गई, जिसके कारण इस बार बीजेपी सरकार नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने। अगर हम मोटे तौर पर कहें तो इस बार एनडीए की सरकार बन जाती है और भारी टक्कर देने वाले इंडिया गठबंधन 234 सीट पाकर विपक्ष में बैठने का निर्णय लेते हैं। एग्जिट पोल जारी होने के बाद बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 सूचकांकों ने इंट्राडे रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया और भारतीय रुपया मजबूत हुआ। हालांकि जिस दिन नतीजे घोषित हुए उस दिन भारतीय शेयर बाजार गिर गए। एनडीए को सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान बिहार के नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी का था। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि जेडीयू और टीडीपी इंडिया अलायंस में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रविवार 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम के अलावा 60 मंत्री भाजपा और 11 अन्य दल के थे। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी ने अपना सबसे बड़ा मंत्री परिषद बनाया, जिसमें कुल 71 मंत्री हैं। 2014 में 45 और 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 30 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है। 5 कैबिनेट कुर्सियां गठबंधन को दी गई हैं। इनमें तेलुगु देशम के के राम मोहन नायडू, जेडीयू के लल्लन सिंह, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी, एलजेपी के चिराग पासवान शामिल हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कैबिनेट से 36 मंत्रियों को जगह नहीं मिली। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा चुनाव में नोटा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प को 2 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के लिए अब तक का सबसे अधिक मत प्रतिशत है। हालांकि नोटा का चुनावी परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18वीं लोकसभा के लिए 74 महिलाएं यानी 13.6% प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं संसद सदस्य के रूप में चुनी गई हैं, जबकि कैबिनेट में इस बार 7 महिलाएं शामिल हैं। सबसे युवा टीडीपी के राम मोहन नायडू और सबसे बुजुर्ग जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जॉर्ज कुरियन को ईसाई चेहरे के रूप में जगह दी गई है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के कुल नेता शामिल हुए। इनमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे और सेशल्स के राष्ट्रपति अहमद अफीक शामिल थे।